नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के 9वें पार्ट यानी प्रकाश के बारे में, जिसमें अपने जो भाग चल रहा था अपवर्तन के बारे में। तो अपने पिछले वीडियो में अपवर्तन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी और उस अपवर्तन क्या होता है, उसकी परिभाषा और उसके नियम के बारे में और कुछ अपवर्तन के उदाहरण देखे थे। अब अपन बात करते हैं इससे अपवर्तन से थोड़ा सा आगे, यानी अपवर्तन के कुछ और उदाहरण देखते हैं। पिछले बार अपने अपवर्तन की कुछ घटनाएं देखी थी, जैसे पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना या पानी में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो कुछ और घटनाएं देखते हैं अपवर्तन पर आधारित। जैसे बात करते हैं अगला जो है सूर्य उदय से कुछ समय पहले तथा सूर्य अस्त के कुछ समय बाद तक दिखाई देना। यानी अपन ऐसा देखते हैं जो सूर्य उदय होता है सुबह, ठीक है, तो उससे पहले ही अपने को कुछ समय दिखाई देने लग जाता है और सूर्य शाम को अस्त होने के बाद में भी कुछ समय तक दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण भी अपवर्तन ही है। कैसे, इसको समझते हैं। तो देखो अपन बात करें, जैसे इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये चित्र से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पहले अपन इसको चित्र से समझते हैं। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और आपको पता है पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल। ये मान लिया पृथ्वी के चारों तरफ है वायुमंडल, वायुमंडल। और वायुमंडल में आपको पता है क्या होती है? अलग अलग परतें होती है वायुमंडल की, जैसे शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। आपने ऐसी परतों के बारे में पढ़ा होगा, बहिर्मंडल। ये जो परतें होती हैं, अब बाहर, इससे बाहर क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, निर्वात है। वायुमंडल से बाहर क्या है? निर्वात। निर्वात किसे कहते हैं? जहां पर कोई भी गैस वगैरह उपलब्ध नहीं होती है। अब जैसे मान लो अब यहां पर आप उपस्थित हैं इस बिंदु पर, ठीक है। अब क्या है, यहां से जब सूर्य यहां है, जब सूर्य यहां है, ये है सूर्य। जब सूर्य यहां है तो आपको खड़े यहां पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये आपको सूर्य यहां पर जैसे है तो सूर्य की प्रकाश किरणें जैसे यहां पर जाती है, जाने के बाद में क्या है, यहां से अपन अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब बिल्कुल इसके लंबवत होता है इसके, और यहां से अपने को क्या है, प्रकाश किरणें मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि निर्वात जो होता है वो कौन सा माध्यम होता है? निर्वात और वायुमंडल के अंदर निर्वात जो माध्यम होता है वो विरल माध्यम का काम करता है। यहां पर कौन सा? विरल माध्यम। और जो वायुमंडल है ये सघन माध्यम का काम करता है। और आपने पढ़ा था जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई और ये अपने को यहां पर न दिखाई देके सूर्य क्या होता है, इसकी आभासी स्थिति अपने को यहां दिखाई देती है। ये वास्तविक स्थिति है, ये इसकी आभासी स्थिति है। आभासी मतलब एक झूठा चित्र आपको दिखाई देगा। ये सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही, लगभग 2 मिनट का फर्क होता है। सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले ही अपने को दिखाई देने लग जाता है और सूर्य जैसे ही शाम को अस्त होता है तो अस्त होने के बाद में अपने को कुछ देर तक दिखाई देता है। शाम को भी ये सेम स्थिति होती है जब सूर्य यहां पर चला गया, ठीक है। अब सूर्य जब यहां पर चला गया तो अपने को दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही यहां पर सूर्य प्रकाश किरणें क्या होगी, यहां से इस तरह से आएगी और अपने को क्या, यहां से मुड़ी हुई अभिलंब की तरफ मुड़ी हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये यहां पर क्या है, एन का मतलब होता है अभिलंब। एन का मतलब क्या है, यहां पर अभिलंब। लेकिन यहां पर वास्तविक स्थिति कैसी है इसकी? वास्तव में तो ये है, इसकी आभासी स्थिति दिखाई देती है। ये इसकी वास्तविक स्थिति है सूर्य की और ये क्या है, आभासी स्थिति। तो देखो सिंपल सी बात है, जब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, आपने ये पढ़ा था, यही बात यहां पर अपवर्तन की जो परिभाषा है ना, वही यहां पर काम कर रही है कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल माध्यम से यानी निर्वात से सघन माध्यम यानी वायुमंडल में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है या अभिलंब की तरफ झुक जाती है, जिसके कारण क्या है, सूर्य उदय होने से पहले उसकी आभासी स्थिति दिखाई देने लग जाती है। और यही कि ये प्रक्रिया शाम को भी होती है, यानी सूर्य अस्त हो जाता है और अपने को क्या होता है, वहीं पर अपने को फिर भी उसकी आभासी स्थिति लगभग 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देती है। तो ये कारण है इसका, सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य उदय होने के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना। तो ये थी इसकी पहली घटना। अब देखो अपन इसको लिखेंगे किस तरह से, यही लिखना है आपको कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरणें निर्वात यानी विरल माध्यम, निर्वात कौन सा है, विरल माध्यम से वायुमंडल
यानी सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वायुमंडलीय परतों के कारण के अपवर्तन के कारण ये किरणें अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, जिस कारण सूर्य उदय से पहले ही उसकी आभासी स्थिति अपने को क्या दिखाई, आभासी स्थिति दिखाई देने लग जाती है। आभासी स्थिति दिखाई देने लग जाती है। यही प्रक्रिया सूर्यास्त में भी होती है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्यास्त होने के बाद में भी अपने को दिखाई नहीं लग जाता है। तो देखो आपने इसके अंदर क्या पढ़ा, अब इसको लिखेंगे किस तरह से, तो देखते हैं अपन क्या लिखेंगे। क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, निर्वात यानी विरल माध्यम से वायुमंडल यानी सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल के अंदर बहुत सारी परतें होती है। आपने पढ़ा था सौर मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये परतें क्या करती है, इसका माध्यम क्या होता है, ये अलग अलग सघनता होती है इनकी, ठीक है, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा परावर्तन होते होते, अपवर्तन होते होते क्या होता है, अपने को क्या होता है, ये अभिलंब की तरफ झुकती जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, अपने को सूर्य की क्या है, सूर्य जैसे ही सूर्य सुबह उदय होता है ना, तो उससे पहले अपने को उसकी आभासी स्थिति, आभासी अपने को पता है क्या होता है, मतलब झूठा चित्र अपने को दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। ये लगभग सूर्योदय से 2 या 3 मिनट का फासला होता है, ठीक है। तो अपने को ये क्या होता है, सूर्योदय से पहले उसकी क्या होती जाती है, उसकी आभासी स्थिति, उसकी आभासी स्थिति दिखाई देने लग जाती है। और यही प्रक्रिया क्या होती है, शाम को भी होती है, यानी सूर्य उदय होता है तब भी होती है, तो सूर्योदय के बाद में भी इसकी आभासी स्थिति दिखाई देती है। तो जिस कारण क्या है, सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद में भी अपने को कुछ समय तक ये दिखाई देता है। तो ये था इसका पहला उदाहरण अपवर्तन का। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इस चित्र से इसको अच्छी तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था सूर्य उदय से कुछ समय पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद दिखाई देने का कारण। इसके बाद देखते हैं अपवर्तन का दूसरा उदाहरण। अगर लगातार आप वीडियो को देखते रहेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सुनने से याद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको इस तरह से बहुत ही आसान से तरीके से समझाएंगे ताकि आपको ये सारा का सारा यही याद भी होता रहेगा साथ में। तो देखते हैं अगला उदाहरण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और कई बार आपसे परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसको भी अपन क्या है, चित्र के द्वारा समझते हैं, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, जब आपने पढ़ा था अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और इसका उल्टा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यही प्रक्रिया इसके ऊपर लागू होती है। देखो नाम यहाँ पर क्या है, परावर्तन, क्या आया है, परावर्तन, और पढ़ क्या रहे हैं, अपवर्तन। तो ये क्या है ऐसा, इसको समझते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा। तो इसको अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं चित्र पहला, ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम, ठीक है। यहां पर अपन 3 चित्र बना लेते हैं। आपको चित्र के द्वारा ही समझना है, चित्र से समझा हुआ आप नहीं भूलेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं। ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम, ये है सघन माध्यम, ये है विरल माध्यम, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे प्रकाश किरण कुछ सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में कैसे जाएगी, यहां से प्रकाश किरण ये जा रही, ये इसका अभिलंब हो गया यहां से, ये n का मतलब होता है अभिलंब,
ठीक है, यहां से प्रकाश किरण क्या है, यहां से जा रही है, नीचे से यहां से ऊपर वो तो किधर ही जा सकती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। यहाँ पर सघन माध्यम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कांच मान लिया या पानी मान लिया, पानी से हवा में या कांच से हवा में जा रही है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये यहां से अभिलंब से दूर हट गई। तो ये कौन है, ये कौन आई है और ये कौन है, आर। ठीक है, पहला चित्र आपको समझ में आ गया होगा। स्थिति ये क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब यहाँ पे अपन फिर से एक दूसरा स्थिति लगाएंगे। दूसरा स्थिति मतलब यहाँ पर अभिलंब है ये। अब मैंने क्या किया, ये जो आई कोण है, आपतन कोण, इसको मैंने बढ़ा दिया, यानी इसको थोड़ा और इधर कर दिया। तो जैसे जैसे इसको इधर करेंगे ना वैसे वैसे और दूर होगा, क्योंकि यही तो कह रहे हैं, जहां से अपने क्या होता है, आपतन कोण को बढ़ाएंगे ना तो अपवर्तन कोण अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने प्रकाश किरण को क्या कर दिया, यहां से इतना बढ़ा दिया। ये हो गया कोण आई। तो प्रकाश की किरण बताओ कहां से जाएगी, तो और बढ़ाने पर क्या होगा, आपतन कोण भी बढ़ेगा। जब अपवर्तन को आपतन कोण बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसे आ जाएगी जब प्रकाश किरण यहां से जाएगी और इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाते हुए, तो ये आपतित किरण है ना, ये यहीं से जा रही, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। अब ये आपतित किरण तो ये है आपतित किरण, लेकिन अपवर्तित किरण देखो इसके साथ यहां से जा रही है, बिल्कुल इसके तल के लंबवत यहां से। तो ये कौन सी है, ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब देखो एक स्थिति और देखते हैं। अब आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन अच्छे से समझ में आएगा कि इसको परावर्तन क्यों कहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो प्रकाश किरण को मैंने अभी तक आपतन कोण, ये बी स्थिति है, इसमें क्या किया, ये जो कोण है आपतन कोण, इसको बढ़ाया है तो अपवर्तन कोण बढ़ रहा है, फिर और बढ़ाया तो ये 90 डिग्री हो गया। जब आपतन कोण का ऐसा मान जिससे अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इसको क्रांतिक कोण भी कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया ना इसके साथ, ये देखो 90 डिग्री कोण। जब ये 90 डिग्री हो जाता है तो ये आपतन कोण होता है ना, इसको कहते हैं क्रांतिक कोण। जिस मान पर ये 90 डिग्री का हो जाता है उस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। तीसरी स्थिति पे आते हैं, अंतिम स्थिति। अब देखो मैंने क्या किया, आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ा दिया। यहां पर अपन आपतन कोण मान इतना था और बढ़ा दिया। अगर और बढ़ा देंगे तो प्रकाश किरण ऊपर ही नहीं जाएगी, वापस यहीं आ जाएगी। तो मान लिया मैंने आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया, आपतन कोण क्या किया, इससे और अधिक बढ़ा दिया, ये कोण हो गया आई। अब प्रकाश किरण क्या होगी, ऊपर ही नहीं जाएगी, वापस क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ, ये वापस यहीं पे आ जाएगी। तो देखो अपन परावर्तन क्या कर रहे थे, सतह से टकरा कर वापस आ गई। तो जब टकरा के वापस आ जाती है तो वो क्या होता है, परावर्तन। तो ये स्थिति सी है। तो कोण आर कौन सा होगा, देखो कोण आर ये यहां पर है, इतना बड़ा अभिलंब से जो कोण बन रहा है, कोण आर। ये देखो कोण आर यहाँ पे ये है, यहां पर ये है। तो ऐसा मान जिसके ऊपर क्या हो जाए, आपतित जो किरण है वो दूसरे माध्यम, विरल माध्यम में न जाने की बजाय सघन माध्यम में वापस क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, वापस सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये बाहर जाएगी नहीं, इससे इसके अंदर अंदर क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, घूमेगी। तो इसकी तीनों स्थितियां आपको लिखनी है। दूसरी स्थिति अपने को कौन सी है, क्रांतिक कोण की, क्रांतिक कोण। और ये तीसरी स्थिति है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो पहली स्थिति थी जब प्रकाश किरण यहां से जा रही है, ठीक है, इसको समझते हैं किस तरह से, यहां से जा रही है तब ये है। अब इसको और बढ़ाएंगे ना, इसको और इधर करेंगे तो ये नीचे होती जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बढ़ाया तो ये एकदम 90 डिग्री कोण पे बन गई, तो ये क्रांतिक कोण हो गया। अब मैं इसको और अधिक ऊपर करूंगा ना, जैसे ऊपर, तो ये ऊपर जाने की बजाय, दूसरे माध्यम में जाने की बजाय क्या है, वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी, जिसको अपन क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब अपन तीनों स्थितियों को समझते हैं, क्या स्थितियां, इसको लिखनी कैसे है वो देख लेते हैं। तो देखो तीनों स्थितियां लिखनी कैसे है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली स्थिति देखो, जब प्रकाश किरण क्या होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये बात आपको लिखनी है। देखो पहली स्थिति, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। पहली जो चित्र है या पहली स्थिति है, इसकी लाइन ये है। अब दूसरी स्थिति अपने क्या लिखा था, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, सिर ये कौन सा है, कोण आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपने को पता है अपवर्तन कोण क्या होता है, बढ़ता है।
लेकिन आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जिससे अपवर्तन कोण क्या हो जाए 90 डिग्री का हो जाए, तो उस कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब अपने को ये लाइन लिखनी है, तो देखो कैसे लिखेंगे, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। ठीक है, ये बात अपने समझ में आई कि इस कोण को जैसे जैसे इधर बढ़ाएंगे तो ये और नीचे हो जाएगी, यानी कोण ये क्या है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया बढ़ता है। अतः आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, यानी ये कोण है इधर वाला, ये देखो यहां से प्रकाश की किरण जा रही है तो इसके बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है। ये देखो ऐसा कोण कब बनाते हैं, जब 90 डिग्री का होता है, इसको ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, जब अपवर्तन कोण क्या होता है 90 डिग्री हो जाता है, तो इस विशिष्ट मान को, आई के विशिष्ट मान को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो लिखा है उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, या उस विशिष्ट मान को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, जिससे ये 90 डिग्री का हो जाए। इधर वाला कोण होगा, ध्यान रखना, क्रांतिक कोण, ये आई का मान होगा क्रांतिक कोण। जैसे मान लो ये है 43 डिग्री पर, मान लो ये इधर 90 डिग्री हो गया, तो क्रांतिक कोण का मान कितना हुआ, 43 डिग्री। ये 90 वाला क्रांतिक कोण नहीं है, ध्यान रखना, क्रांतिक कोण ये इधर वाला है। तो ये दूसरी स्थिति होगी। तीसरी में क्या होता है, अगर इससे भी और अधिक बढ़ा दे, क्रांतिक कोण से भी मान और अधिक बढ़ा दे, तो क्या होता है, प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाने की बजाय क्या हो जाती है, सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है, और प्रकाश की इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखो तीसरी स्थिति क्या लिखी है, आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाने पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम में अपवर्तित होने के स्थान पर, मतलब विरल माध्यम में अपवर्तित होने के स्थान पर क्या हो जाती है, वापस सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, यानी उधर जाती ही नहीं है, सिर्फ वापस वहां से टकरा के और वापस सघन माध्यम में क्या जाती है, लौट जाती है वापस। और इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, या इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, काम कहां पर आता है, उपयोग क्या है इसका, क्योंकि अपने को तो सारा चैप्टर बिल्कुल एकदम बारीकी से क्लियर करना है, क्योंकि अभी जो आपके पर्सन है, कोई सी भी लाइन से उठा के 1 नंबर का पर्सन पूछ ले तो वो सारा क्लियर करके चलना है। तो इसका उपयोग किया जाता है प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर। अभी अपने जो नाम चला है जियो फाइबर, जिसमें एक वायर से कनेक्शन किया जाता है, वो वायर क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जिसके अंदर क्या होता है, नेट की स्पीड बहुत फास्ट चलती है। ठीक है, तो वही काम यहां पर ये किया जाता है द्वारा संचार में। संचार मतलब कोई भी सिग्नल भेजने में, या अपन बात भी करते हैं टेलीफोन से, तो वहां पर भी ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट सिग्नल पहुंचाता है, जिससे पहले किसमें यूज किया जाता था, आर्मी मिलिट्री वगैरह में, जहां पर आपने को सूचना बहुत ही ज्यादा फास्ट पहुंचानी होती है, तो वहां पर ये यूज किया जाता था। लेकिन अभी नॉर्मल अपने जियो फाइबर जब से आया है, तब से ये क्या हो गया, रेगुलर यूज के अंदर आप भी वहां पर कनेक्शन करवा सकते हो, जहां से आपके वायर का केबल से कनेक्शन किया जाएगा, जहां से नेट की स्पीड बहुत फास्ट आती है। ठीक है, तो वो किसका होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर यानी जिसको प्रकाश तंतु कहते हैं, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, वहां पर सिग्नल इसी तरह भेजा जाता है। ठीक है, तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये सिग्नल, नेट का सिग्नल उसमें से कैसे ट्रेवल करता है, तो प्रकाश किरण ये जाती है ना, जो किरणें वहां पर जो सिग्नल आ रहा है आपके पास, तो वहां से ऊपर वाले कहां से टकराती है, वो उसमें जा नहीं पाती है, वो वापस नीचे इस तरह से चलती रहती है। और आपको पता है प्रकाश की स्पीड तो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो वो इसी कारण क्या होता है, बहुत तेज सिग्नल पहुंचता है। तो ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं तीसरा इसका जो उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का, वो है वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण जिसको कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और अपने जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे पहला सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देना, दूसरा आपने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और तीसरा पढ़ रहे हैं वर्ण विक्षेपण। तीनों को ही आपको चित्र से बहुत ही ध्यान से समझना है, और चित्र से ये बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाता है और याद में भी रह जाता है। तो देखो क्या है, इसको अपन समझने के लिए पहले देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। एक प्रिज्म नाम आएगा, वो क्या होता है वो अपन बना के यहां देखते हैं। 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा प्रिज्म गणित के अंदर। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, एक 3D आकृति होती है। ठीक है, त्रिभुज के आकार की, जैसे मान लो दोनों हाथ मेरे इस तरह से हैं, आपको दिखाई दे रहा है, एक हाथ मैंने ऐसे रखा, दूसरा ऐसे रखा, और तीसरा हाथ नीचे की तरफ ऐसे, तो 3 आयत होते हैं, और एक इधर त्रिभुज और एक इधर त्रिभुज। तो सामने से दिखाने के लिए कुछ इस तरह से ही दिखेगा ये। अगर आप सामने से इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, सिर्फ त्रिभुज ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, त्रिभुज। ये क्या है, ये एक प्रिज्म है। ये मानिए एक प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म। अब देखो क्या होता है वर्ण विक्षेपण। जब इस प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश यानी सफेद प्रकाश की किरण जाती है,
तो वो अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाती है। अब वो मूल रंग विभक्त होने का कारण क्या है? अपने पढ़ा था अपवर्तनांक, और जिसमें अपने पढ़ा था अलग अलग कलर का अपवर्तनांक भी क्या होता है? अलग अलग होता है। आपने पढ़ा था कलर का, तो सभी कलर जो मूल रंग होता है श्वेत रंग, 7 सफेद जो रंग होता है या श्वेत रंग जिसको कहते हैं श्वेत या सफेद रंग, ये किस तरह कलर से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर से गुजरेगा तो वो 7 अपने अलग अलग मूल रंग जो उसके वास्तविक रंग थे उनमें सब में विभक्त हो जाता है। और प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखो इसको चित्र से समझते हैं। जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण आ रही थी, एक श्वेत प्रकाश की किरण, ये एक श्वेत प्रकाश की किरण है, इसको अपन कह देते हैं श्वेत प्रकाश। ठीक है, जैसे इसके अंदर जाएगी ना तो ये 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाएगी। कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाती है। और प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखो ये आगे कैसे जाएगी? आगे ये कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, ये 7 प्रकाश किरण इस तरह से जाएगी। अब इनका कलर क्या होता है? फिक्स होता है। अब इन 7 रंगों, देखो परिभाषा क्या हो जाएगी वर्ण विक्षेपण की? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो वो अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाता है। या जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वो अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 अवयव रंग या 7 मूल रंगों में व्यक्त हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्या है? स्पेक्ट्रम नाम आएगा। एक स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम, ये भी ध्यान से समझना है। स्पेक्ट्रम मतलब, अब ये 7 रंग अपने कैसे दिखाई देंगे? अगर सामने मान लो व्हाइट पर्दा लगा दिया, एकदम सफेद पर्दा लगा हुआ है, तो सफेद पर्दे पर आपको 7 रंग मूल, ये क्या है लगा हुआ है? ये है एक पर्दा, ये एक पर्दा लगा रखा है। ठीक है, इस पर्दे पर क्या है? ये 7 के 7 रंग बहुत क्लियर दिखाई देंगे। तो ये पर्दे पर प्राप्त करना ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो फिर एक लाइन और जोड़नी है। अगर आपसे पूछे स्पेक्ट्रम क्या होता है, इन 7 मूल रंगों को क्या होता है? दिखाई देते हैं, इनको एक पर्दे पर प्राप्त करना स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, तो ये 7 रंग कौन से, इनका क्रम देख लेते हैं। याद रखने की ट्रिक है VIB, VIB, GYOR, विबग्योर, विबग्योर या विबग्योर, आप इसको याद रखते हैं। VIB GYOR, योर, विबग्योर। ठीक है, अब इसके कलर क्या है? हिंदी में कैसे याद रहेगा? ही वी का मतलब होता है वॉयलेट, मतलब होता है बैंगनी। क्या होता है? बैंगनी। दूसरा देखो है इंडिगो। इंडिगो मतलब क्या होता है? जामुनी, जो जामुन का कलर होता है उस तरह से। ब्लू मतलब ब्लू, ब्लू मतलब क्या होता है? नीला। क्या हो गया? नीला। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। वाई मतलब येलो, येलो मतलब क्या होता है? पीला। ऑरेंज मतलब नारंगी। और लास्ट में बचा लाल, रेड मतलब क्या होता है? लाल। तो ये 7 कलर इस तरह से होते हैं। 7 कलर आपको इसी तरह याद रखने हैं और ये फिक्स कलर होते हैं। तो देखो दोबारा से परिभाषा क्या होती है। श्वेत प्रकाश आपको पता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो वो अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इन 7 रंगों को एक पर्दे पर प्राप्त करना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। बस इतनी सी बात है और आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो देखो इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले अपन प्रिज्म की परिभाषा लिखते हैं, यानी प्रिज्म क्या होता है। अगर आपसे पूछ ले प्रिज्म तभी लिखना है, नहीं तो आपको सीधा अगर वर्ण विक्षेपण पूछा है तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा, तो प्रिज्म आपको समझ में आ जाएगा। प्रिज्म क्या होता है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, या कह सकते हैं किसका बना होता है? कांच का बना होता है। किसका? कांच का, जो 3 आयताकार फलकों व 2 त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक आयत मान लेते हैं, एक आयत इधर होता है, दूसरा इसके इस साइड और तीसरा नीचे की तरफ। 3 आयत होते हैं। इससे बंद करने के लिए इधर एक त्रिभुज बनेगा और सामने भी एक त्रिभुज बनेगा। तो 2 त्रिभुजाकार फलक, फलक मतलब हिस्से जिसको कह सकते हैं। ठीक है, या एक इसका जो फलक हो गया ये,
ठीक है, इनसे मिलकर बना होता है उसे अपन प्रिज्म कहते हैं। कांच से होता है और जिसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं। उसके बाद अपन लिखना है वर्ण विक्षेपण। अब देखो वर्ण विक्षेपण अपनी परिभाषा वैसे ही समझ ली कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वो अपने 7 मूल रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। और आपको क्या कहा था, इन मूल रंगों को एक पर्दे पर प्राप्त करना स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये सातों के सातों रंग अगर अपने सामने पर्दा लगा दिया और जिसके ऊपर ये सातों कलर अपने को दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका वर्ण विक्षेपण। आपको इस चित्र से ध्यान रखना है, बहुत ही आसानी से याद रहेगा, ठीक है, और इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो देखो अपने तीनों उदाहरण जो पढ़े अपवर्तन के, वो तीनों क्या है, अगर अपन डायग्राम से बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर अगर समझ लिया है तो निश्चित तौर पे आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में बहुत ही क्लियर से। अब देखो जो मैंने बातें यहाँ पर आपको समझाई ना, वो बहुत ही सरल सी भाषा में यहाँ पर लिख दी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये थे अपवर्तन के उदाहरण। इसके बाद में देखते हैं, आपका एक उदाहरण दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में आपके जो पाठ के अंदर वाले जो उदाहरण होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, बहुत आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर अपन एक उदाहरण की बात करेंगे जो अपने अपवर्तनांक वाले सूत्र पर या अपवर्तन के जो नियम पढ़े थे उन पर आधारित है। तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है, उदाहरण, यदि पानी का अपवर्तनांक 1.333 और हो एवं कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब किसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है तो वो आपको बातें याद आनी चाहिए पीछे वाली, ठीक है। तो वहां से अपन इसको याद करते हैं। तो देखो आपको क्या दिया, पानी का अपवर्तनांक, तो यहां लिख लेते हैं जो दिया हुआ है वो पहले लिखते हैं। पानी का अपवर्तनांक, पानी के अपवर्तनांक को अपन लिखते हैं म्यू W से लिख लेते हैं, म्यू W से, ठीक है। कितना है, 1.33। वहां पर आपको कांच का अपवर्तनांक भी दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक क्या है, म्यू जी, जो कितना है 1.5। अब आपको निकालना क्या है, पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आपको जो निकालना है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, ये पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WG लिखना है। फिर सूत्र क्या होता है इसके सापेक्ष निकालने का, तो अपने जो सूत्र पढ़ा था, प्रकाश का पानी में वेग बटे प्रकाश का कांच में वेग, कांच में वेग, यानी पानी में वेग अपन मानते हैं VW और कांच में मान लेते हैं VG यानी ग्लास में। अब अपने को सवाल में तो अपने को ये वेग नहीं दे रखा है, अगर वेग दे रखा हो तो सीधा सीधा मान रख देते, यहाँ पे अपन निकाल लेते, लेकिन ये अपवर्तनांक दे रखा है। क्या दे रखा है, अपवर्तनांक। तो पहले अपने को इसका अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा इन दोनों का, ठीक है। यहां पर अपन सीधा मान रखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अपने को ध्यान है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं ना पानी के सापेक्ष, तो पानी को ऊपर रखना है, प्रकाश का पानी में वेग बटे प्रकाश का कांच में वेग, जिसके सापेक्ष दूसरा क्या है, कांच है तो कांच को नीचे रखना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई और ये सूत्र अपने पढ़ा था। लेकिन अगर यहाँ पर वेग दे रखा होता तो अपन सीधा निकाल लेते। अब वेग नहीं दे रखा है, अपने को अपवर्तनांक दे रखा है, तो अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, अपने को पता है प्रकाश का निर्वात में वेग, प्रकाश में निर्वात में वेग होता है उसको C से लिखते हैं, बड़े C से। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है किसका, पानी का अपवर्तनांक। क्या निकालना है, पानी का अपवर्तनांक या प्रकाश का निर्वात में पानी के सापेक्ष या पानी का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो कैसे निकालते हैं, इसको लिखते हैं म्यू W से। क्या सूत्र होता है, प्रकाश का निर्वात में वेग बटे प्रकाश का पानी में वेग। तो सूत्र क्या बन जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा अपने पास
म्यू डब्ल्यू बराबर प्रकाश का पानी में वेग क्या सॉरी निर्वात में वेग किससे लिखते हैं, सी से, और पानी में वेग अपन लिखते हैं वी। तो देखो इस सूत्र से अपन क्या कर सकते हैं, वी डब्ल्यू यानी पानी में प्रकाश का वेग ज्ञात कर सकते हैं। पानी में प्रकाश का वेग तो ये इधर आएगा यानी, और ये इसके भाग में जाएगा, ठीक है, यहां पर इस तरह से म्यू डब्ल्यू, ये होगी समीकरण 1। देखो कैसे किया, अगर आपको इसको करते ना तो इस तरह से समझ लो, यहां पर आपने क्या किया, वज्र गुणा किया तो इसके बट्टे में 1 रख लिया, इन दोनों की गुणा करो, म्यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू बराबर सी। अब अपने को क्या, इसको इधर भेजेंगे तो ये इसके क्या जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहां पर इसी तरह अपने इसको हल किया है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो यहां पर जैसे अपने पानी का वेग निकाला वैसे कांच का वेग भी निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार वी जी ये क्या देगा, सी बट्टे म्यू जी, ये होगी समीकरण 2। अब अपन क्या करते हैं, इसका मान इस सूत्र के अंदर रख देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसका मान क्या रख देते हैं, सूत्र में। देखो ये जो सूत्र था इसके अंदर मान रख देते हैं, तो अपने पास आ गया म्यू डब्ल्यू जी बराबर प्रकाश का पानी में वेग यानी क्या था, वी डब्ल्यू बट्टे वी जी, पानी में वेग बट्टे ये देखो ये इसी सूत्र के अंदर, इसके दोनों मान रखो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ रखेंगे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, 2 से मान रखने पर अगर समीकरण 1 और 2 से मान रखते हैं तो म्यू डब्ल्यू जी बराबर क्या हो जाएगा, देखो वी डब्ल्यू का मान क्या है, वी डब्ल्यू का मान है सी बट्टे म्यू डब्ल्यू, सी बट्टे म्यू डब्ल्यू, और बट्टे इसका मान है सी बट्टे म्यू डब्ल्यू। अब डबल बट्टे में संख्या आती है तो अपन क्या करते हैं, उसका नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं गुणा में उल्टा करके। तो यहां पर यही करो, सी बट्टे म्यू डब्ल्यू बट्टे म्यू जी बट्टे सी, तो सी से सी कट गया, क्या बचा, म्यू जी बट्टे म्यू डब्ल्यू, यानी कांच का अपवर्तनांक बट्टे पानी का अपवर्तनांक। अब यहां पर अपने को मान पता है वो रख दो, कांच का अपवर्तनांक और पानी का अपवर्तनांक। देखो कांच का अपवर्तनांक क्या था 1.5 और पानी का 1.33, तो यहां रखेंगे 1.5 बट्टे 1.33, जिसका अपने भाग करेंगे तो लगभग अपने पास आंसर आएगा, वो आएगा 1.12। और अपवर्तनांक का सबसे अच्छा ध्यान रखना, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक हीन राशि है। आपसे पूछे अपवर्तनांक का मात्रक, अपवर्तनांक का मात्रक पूछे तो ये क्या है, मात्रक हीन राशि है, कोई भी मात्रक नहीं होता है अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, अच्छी तरह ध्यान रखना। तो ये इस तरह से आपको सवाल को करना है। देखो दोबारा से आपको दिया हुआ है कांच, पानी का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो अपने सूत्र पता है, पानी के सापेक्ष कैसे निकालते हैं, प्रकाश का पानी में वेग बट्टे प्रकाश का कांच में वेग। अब अपने को वेग निकालना, थोड़ी वेग थोड़ी दिया हुआ है, अपने को तो अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का वेग निकालना पड़ेगा। तो वेग के लिए अपने को प्रकाश का जो निर्वात में वेग होता है वो c होता है, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, निर्वात के सापेक्ष अपन निकाल सकते हैं पानी का वेग। तो कैसे निकालेंगे, प्रकाश का निर्वात में वेग बटे प्रकाश का पानी में वेग, निर्वात में वेग c होता है और पानी में वेग मान लिया वी डब्ल्यू, ठीक है। तो इससे अपन क्या है, v का मान निकाल सकते हैं, पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आएगा गुणा में और ये जाएगा इधर वापस भाग में, ठीक है। तो इससे अपने क्या किया, पानी में वेग निकाल लिया। इसी प्रकार अपन कांच में भी प्रकाश का वेग निकाल लेंगे, और ये वेग निकाल के जो ये सूत्र था इसके अंदर दोनों का मान रखेंगे, ठीक है। मान रखते ही डबल बट्टे में संख्या आएगी उसको ऊपर ले जाएंगे, गुणा में करके उल्टा रखेंगे, और फिर अपने को देखो ये वीजी और वीडब्ल्यू के मान अब पता थे तो अब यहां रखना है, सीधा सूत्र में रखते ही आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, तो ये इस तरह से आपको ये सवाल करना है। तो ये थे कुछ अपवर्तन के उदाहरण और अब कुछ महत्वपूर्ण इसके सवाल भी। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, अपवर्तन से प्रतिबिंब निर्माण यानी लेंस के बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे, और लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो भी बात अगली क्लास में करेंगे। तो अगली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा है तो निश्चित तौर पे ये तो समझ में आया ही होगा, आगे के पार्ट समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वैसे आप बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी तरह कमेंट करते रहें। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह कमेंट करेंगे, जिससे हमें उत्साहवर्धन होकर आगे के वीडियो है वो बहुत ही शानदार बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।